हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों को पता है कि हम लोग ईवीएस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ईवीएस की आज जो ये क्लास है, ये थर्ड क्लास है। मैंने 2 क्लास अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि ईवीएस हम लोग स्टार्टिंग से शुरू किए हैं। पूरा एनसीईआरटी है आपका, 1 to 5th की एनसीईआरटी है। और आपको पता होगा कि आपके में कोई एनसीईआरटी निर्धारित नहीं, मतलब वो एनसीईआरटी के चैप्टर कोई वैसे नहीं है, आपकी एक थीम पर आधारित है एनसीईआरटी, जो 1 to 5th की है। तो वो मैंने अच्छे से इसमें पूरी नोट्स बनाई है, आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने यही नोट्स पढ़ करके मैंने नोट्स बनाई थी, और यही नोट्स पढ़ करके मैंने अपना सीटेट भी क्लियर कर लिया है। तो हम लोग आप लोग मतलब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, यही आपकी पूरी नोट्स ईवीएस की आपके एनसीईआरटी पे आधारित है, और आपको यहाँ से काफी टू द पॉइंट लाइनें आपको एग्जाम में आपको देखने को भी मिल जाएंगी। तो आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली शाम 4 बजे आपको सीटेट से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहेंगी। वो आपका चाहे सीडीपी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, कोई मैथ हो, क्योंकि मैथ की पैथोलॉजी भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली शाम 4 बजे आपको वीडियो मिलेंगी। अब हम लोग एनसीईआरटी जो आपका ईवीएस है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सीडीपी कुछ क्या बहुत हद तक हम लोगों ने कवर कर ली है। तो ईवीएस स्टार्ट करते हैं। आज ईवीएस की थर्ड क्लास है। यहाँ तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपके भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते, 4 प्रकार के सांप जो हैं वो जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये माना जाता है। बाकी सांप तो कई प्रकार के होते हैं। तो आपका पहला जो होता है अफाई हो गया, दुबैया होता है, और नाग है, और आपका करेत। ये 4 नाम पाए जाते हैं। 4 नाम नाम के प्रकार के पाए जाते हैं सांप, जो काफी जहरीले माने जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। जो सांप है, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांत होते हैं, मतलब सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। वो जब काटता है तो आपके शरीर में टच होते हैं, और फिर उन्हीं के माध्यम से जो जहर है सांप का, वो आपके शरीर के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जहर के असर को खत्म करने वाली जो सीरम नाम की एक दवाई आती है, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, और वो आपको हर सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध रहती है, आपको मिल जाएगी, जो सीरम नाम की दवाई है। आगे चलते हैं। आमतौर पर पेट के अंदर का जो तापमान होता है वो लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर का जो पाचन रस है एसिड अम्ल की तरह होता है। ठीक है, काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा होते हैं। जो आपका काला हांडी है वहां पे सबसे अधिक मात्रा में चावल पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में चावल होने के बावजूद भी वहां भुखमरी के शिकार हैं व्यक्ति, क्योंकि वहां पे चावल तो सबसे अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन वहां के जो व्यक्ति हैं वो भुखमरी के तब भी शिकार हैं। आगे चलते हैं। अत्रेयपुरम जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप में पूछ लेता है कि कौन सा गांव कहाँ पे स्थित है। अब ये तालिका दी गई है एक, इसमें दिया गया है कि जो कुछ ऐसे क्या उपचार करें घरेलू, जो इनको हम सुरक्षित रख सकें। जैसे कि आपका दूध हुआ, तो इसको आप उबाल के रख देंगे तो कुछ टाइम तक ये सुरक्षित रहेगा। पके हुए चावल है, अगर आप किसी कटोरे में करके उन्हें पानी के बर्तन में रख देते हो तो भी वो कुछ टाइम के लिए सुरक्षित रहेंगे। आपका हरा धनिया हुआ, उसको अगर गीले कपड़े में लपेट के रखोगे तब भी वो रहेंगी, अच्छी से सुरक्षित रहेंगी। आगे चलते हैं। प्याज और लहसुन हुआ, इसको आप खुले में रखोगे और नमी से अगर बचा दोगे, इसको जब खुले में रखोगे और नमी से बचा रहेगा तो ये खराब नहीं होंगे, जो आपके प्याज और लहसुन है। आगे चलते हैं। एक लाइन आप में दी गई है, आपका ये जो आपका अचार होता है उसको कैसे सुरक्षित रखना है। तो अचार रखने के लिए सबसे पहले जो शीशी होती है उसको धूप में सुखाया जाता है, ताकि शीशियों में जो नमी है वो निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो वो अचार खराब हो जाएगा। आप में ये भी एक लाइन दी गई थी जो कि यही सेम दी हुई है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि कल मैंने वहां तक डिस्कस कर लिया था। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को का शिकार करते हैं। कुछ ऐसे पेड़ भी पाए जाते हैं जो मेढक हुए, आपके चूहे हुए, कीड़े मकोड़े हुए, तो जो छोटे छोटे होते हैं उनका भी वो शिकार करते हैं। तो उस पेड़ को क्या कहते हैं, आपका नेफेंथिस हो जाएगा। पिचर प्लांट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे आपका पिचर प्लांट दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पिचर प्लांट दिया हो या फिर आपका नेफेंथिस हो, दोनों एक ही हैं, नाम बदले हैं, तो ये आप लोग ये ध्यान रखिएगा।
और ये जो होता है कीड़े मकोड़े को, जानवरों मतलब कीड़े मकोड़े हुए, छोटे आपके मेढक हुए, चूहे हुए, तो इनको फंसा के वो खा जाता है। ये पाए कहाँ जाते हैं? आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, भारत के मेघालय राज्य में भी पाए जाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत के कहाँ राज्य में पाए जाते हैं? तो ये मेघालय राज्य में पाए जाते हैं, जो आपका नेफेंथिस नाम का एक पौधा है। आगे चलते हैं। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा रहता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो है आपका पिचर प्लांट है, यही आपका नेफेंथिस है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके का बना होता है। इसके ऊपर जो ये ढक्कन देख रहे हैं आप, तो ये पत्ती का ही बना होता है, ठीक है। और ये मतलब खुशबू इसके में यहाँ से अच्छी सी खुशबू निकलती है। ये जब यहाँ से अच्छी सी खुशबू निकलती है, तो जो मेढक हुए, छोटे कीड़े मकोड़े हुए, चूहे हुए, तो इनसे और इसी खुशबू की ओर आकर्षित होते हैं। जब वो आकर्षित होते हैं तो इन्हीं में आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं तो ये जो ढक्कन होता है इसी पत्ती का बना होता है, तो ये बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो और निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसी में फंस जाते हैं। जब ये फंस जाते हैं तो ये जो पेड़ है इन्हीं को खा जाता है, अपना इन्हीं से भोजन कर लेता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। जो इसका आकार है लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है, ठीक। जो ये है ये आपका पत्ती का ढक्कन होता है। जो घड़े से खास खुशबू निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि जो आपका नेफेंथिस पौधा है, पिचर प्लांट पेड़ है, उसमें खुशबू निकलती है या बदबू निकलती है या गंध निकलती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसमें एक प्रकार की खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से जो कीड़े हैं उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, ठीक है। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े जो हैं अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि जब ये ढक्कन बंद हो जाएगा और कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, तो उसी में फंस जाते हैं। फिर जो पेड़ है अपना भोजन कर लेता है। आगे चलते हैं। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक पेड़ है, जैसे हवा चली तो पेड़ हिले अपना, उनका बीज इधर उधर बिखर जाते हैं। तो एक अगर पेड़ लगा हुआ है तो उसके उसी के मतलब उसी का पेड़ इधर उधर आपने देखा होगा छोटे छोटे उगने लगते हैं। तो जो हवा चलती है तो पेड़ उसके मतलब जो बीज होते हैं इधर उधर बिखर जाते हैं। कुछ बीज हवा में उड़ नहीं पाते, मतलब कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो हवा में नहीं उड़ सकते। तो जानवरों की खाल, जैसे जानवर लड़ गया या फिर कुछ हुआ, तो उनकी खाल की वजह से बीज अगर उनकी खाल पे पहुंच गए तो वो भी अगर कहीं पे गिर गए तो पेड़ उगाता है। बाकी कपड़ों से भी अटक जाते हैं हम लोगों के, ठीक है। आगे चलते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं से अपने बीजों को दूर छिटकते हैं। जैसे कि आपका सोयाबीन की फलियां पक कर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। जो सोयाबीन का आपका पेड़ होता है, उसकी जो फलियां होती हैं वो पक जब जाती हैं तो चिटक कर वो बिखरने लगती हैं। तो वो जो मतलब पेड़ है अपनी बीज को दूर छिटक देता है। आगे चलते हैं हम लोग। पिचर प्लांट जो है आपका, ये क्या करता है? ये मेढक, कीड़े और मकोड़े मतलब चतुराई से फंसाकर खा जाता है। जो आपके चूहे हुए, मेढक हुआ, कीड़ों को, तो इनको ये चतुराई से फंसा के खा जाता है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये भारत में नहीं पाया जाता, ये कहना गलत होगा, क्योंकि आपका ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। आगे चलते हैं। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तुरंत की आवाज नहीं निकालता, ये मतलब एक खुशबू निकालती है, इसमें से अच्छी सी स्मेल आती है। जो आपका डी है, मुख छोटे छोटे कांटों से ढका रहता है, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि कांटों से ना ढक करके एक उसी पत्ती से ढका रहता है। जो पेड़ होता है, पेड़ की पत्ती होती है, उसी से वो ढका रहता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। जो आपका जॉर्ज मेस्टल है उनके बारे में देख लेते हैं। ये घटना जो है 1948 की है। जो ये घटना है 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल जो थे अपने कुत्ते के साथ सैर से लौट रहे थे। ये मॉर्निंग की बात है, जो ये अपने कुत्ते के साथ वॉक पे गए हुए थे और वो वहां से लौट रहे थे। उन्होंने पाया कि उन दिनों बीज मतलब आपस में चिपक रहे थे, बीज चिपके थे। उन्होंने देखा कि जो बीज थे वो दोनों आपस में चिपके हुए थे। इस बीज को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखा तो वे हैरान रह गए। उस बीज को उठाया और उन्होंने अपने कपड़े पे चिपकाया, तो उन्होंने देखा कि वो चिपक रहे हैं। तो ये देख करके वो हैरान रह गए। वो झट से गए माइक्रोस्कोप निकाल लाए। जब माइक्रोस्कोप लेके आए तो बीजों को बहुत बारीकी से देखा उन्होंने। जब बारीकी से देखा तो उनमें छोटे छोटे हुक दिखाई दिए उनको, ठीक है। इसकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक जाते थे। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया और उन्हें वेलक्रो बनाने का
वेलक्रो के दोनों सतह पर चिपक जाती है। उन्होंने वेलक्रो बनाया, जो आप देख सकते हैं ये जो बने हुए थे, जब इसको बंद करो तो इसमें मतलब जो चर चर की आवाज आती है। देखा होगा आपने, बैग में भी लगे होते हैं, ठीक है, आप वो जींस में भी, कब मतलब कोई भी ड्रेस होती है उसमें भी लगे पाए जाते हैं, आपका सैंडल हुआ उसमें भी लगे पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको जब खोलने पर उसमें चर चर की आवाज आती है। और देख मतलब उसमें बस्ते हुए, कपड़े हुए, जूते हुए, पैंटे, मतलब जो पट्टे होते हैं उसमें भी इनका इस्तेमाल देखने को आपका मिलता है। तो ये जो वेलक्रो है, आपके जॉर्ज मेस्टल ने इसका आविष्कार किया 1948 की ये बात है। आगे चलते हैं। आपने में ये भी दिया है कि कौन सा मतलब जो है आपका एक किस देश से आया हुआ है। तो जो आपका मिर्च है, हमारे यहाँ मिर्च पुर्तगाली देश के व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से लेकर आए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। जो आपकी मिर्च है ये पुर्तगाल से आई। पुर्तगाल देश के व्यापारी जो थे वो दक्षिणी अमेरिका से लेके आए। तो जो मिर्च है ये दक्षिणी अमेरिका से आई हुई है। हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई हुई है। जो भिंडी है भारत में वो अफ्रीका से आई हुई है। जो गोभी मटर है यूरोप से आया हुआ है आपका। चाय असम से आई हुई है। सोयाबीन जो है चीन से आया हुआ। बीन जो है आपका अमेरिका से आया हुआ है। आगे चलते हैं। बैंगन है, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और करेला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत में उगाई जाती हैं। ये जितनी भी सामानें हैं ये भारत में आपके उगाई जाती हैं। आगे चलते हैं। बूंद बूंद दरिया अध्याय जो एक है, 650 साल पुराना एक घड़ीसी सर नाम का एक स्थान है, उसके बारे में उसमें बताया गया है। जो घड़सी सर नाम का एक स्थान है, 650 साल पुराना है, उसके बारे इस चैप्टर में बताया गया है। जो बूंद बूंद दरिया नाम का एक अध्याय है आपके में। आगे चलते हैं। सर यानी तालाब, जो मतलब तालाब है उसको सर भी बोलते हैं इस चैप्टर में। आगे चलते हैं। इसे जैसलमेर के राजा जो थे घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। जो ये तालाब है, जो जैसलमेर के राजा थे उन्होंने लोगों के साथ मिलकर इसको बनवाया हुआ था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आपस में बच्चे पढ़ने आते थे। जो एक घाट बना हुआ था उसमें स्कूल में आसपास के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ने आया करते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी में भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। 9 तालाब बने हुए थे। और जो तालाब बने हुए थे, ठीक है, तब चला आता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। तालाब बने हुए थे 9। कितने बने हुए थे? 9 तालाब बने हुए थे। और वो 9 तालाब एक दूसरे से रिलेट करते थे। जब एक तालाब पानी से अच्छे से भर जाता था तो उसका पानी दूसरे तालाब में आने लगता था। जब दूसरा तालाब भरता था तो उसका पानी तीसरे तालाब में आने लगता था। ऐसे ही करके 9 तालाब एक दूसरे से इंटर रिलेट थे और उनका पानी आपस में ही रह जाता था। जैसे एक तालाब भर गया तो उसका पानी दूसरे तालाब में चला जाएगा। तो इसी प्रकार से उन्होंने बनवाया हुआ था। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो आपका अलबरूनी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अलबरूनी जो है भारत एक यात्री भारत आए थे। जो अलबरूनी थे ये एक यात्री थे जो कि भारत आए हुए थे। ये कहाँ से आए हुए थे? आपके उज्बेकिस्तान से आए हुए थे। ये अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आए हुए थे भारत। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा, उसके बारे में लिखा। अलबरूनी ने भारत पे एक पुस्तक लिखी थी। तो ये जब भारत घूमने आए हुए थे तो इन्होंने भारत की हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखा और बहुत जो जगह थी, जो बनावटें थी भारत की, जो चीज बनी हुई है, जो इमारतें हैं, तो हर चीज को इन्होंने बहुत बारीकी से देखा और अपनी बुक में लिखा। अगर इन्होंने बारीकी से ना देखा होता तो ये लिख नहीं पाते। तो इनको लिखना था, इसलिए इन्होंने हर चीज को बहुत बारीकी से देखा, बहुत बारीकी से समझा, फिर उसको अपनी पुस्तक में लिखा। पानी के स्रोत हैं, जैसे आपका बावड़ी हुआ, तालाब है, नौला और धारा, ये सब आपके पानी के स्रोत हैं। कुएं सूखने की कुछ वजह जो है, आजकल देखा होगा आपने कुएं जो सूख रहे हैं उसकी वजह क्या है? कई जगह मोटर लगाकर जमीन पर पानी निकाला जा रहा है। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि मोटर लगा के पानी को निकाला जा रहा है। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, अब नहीं, क्योंकि जब अब आज की डेट में बहुत ज्यादा कम तालाब आपको देखने को मिलेंगे। तो जब तालाब नहीं है तो जब बारिश का पानी होता है तो इकट्ठा नहीं हो पाता है।
अगर तालाब हो तो उसमें पानी, बारिश का जो पानी है वो कुछ इकट्ठा हो तो इसकी भी पानी की पूर्ति हो जाए। पेड़ों के आसपास के जो मतलब पार्क हैं, उनकी जो जमीन है उन्हें सीमेंट से पक्का कर दिया जा रहा है। तो ये भी एक वजह है कुएं जो सूख रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं, जो दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले का एक गांव है। जो दड़की माई राजस्थान में है और ये कहाँ पे है? अलवर जिले का एक गांव है दड़की माई, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था है। संस्था ने दड़की माई के तालाब बनाने में मदद की थी। जो दड़की माई है राजस्थान के अलवर जिले में, तो एक तालाब बनवाया गया था और तरुण भारत संघ ने, जो एक संस्था है, उसने इसको बनाने में मदद की थी। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है। अब आपके में मृत सागर के बारे में थोड़ा सा गिवन है, वो हम लोग देख लेते हैं। मतलब पानी जो होता है, सागर का पानी होता है, उसमें नमक पाया जाता है सभी में थोड़ा बहुत। लेकिन जो आपका मृत सागर है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर माना जाता है। क्योंकि अगर इसमें इतनी मात्रा में नमक पाया जाता है कि अगर इसके अंदर व्यक्ति कोई डूब जाए, मतलब इसमें कोई अगर जाए तो वो इस पे तैरता रहेगा। आप इसमें लेट के न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई डूबेगा नहीं, इतनी अधिक मात्रा में उसमें नमक पाया जाता है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकल सकता है। अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें 300 ग्राम पानी, मतलब उसमें 300 ग्राम नमक निकलता है। इतनी अधिक मात्रा में वो जो मृत सागर का पानी है वो खारा है। आगे चलते हैं। मृत सागर में हम मृत सागर में ऐसे तैर सकते हैं और आराम से लेट भी सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं दांडी यात्रा जो हुई थी आपकी, उसके बारे में। यह घटना 1930 की है। जो आपकी दांडी यात्रा हुई थी उसकी घटना है 1930 की। भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक दिया था। जो वो अंग्रेज थे, उन्होंने भारत के जो लोग थे उनको नमक बनाने पे रोक दिया था। ठीक है, उस पर रोक लगा दी थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था, क्योंकि जो नमक वो लोग बनाते भी थे अंग्रेज लोग, तो उस पे उन्होंने भारी टैक्स लगा दिया था। ठीक है, इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि जब उनको बनाने पे नमक रोक लगा दिया गया और बाकी जो अंग्रेज थे जो नमक बनाते भी थे तो उस पे उन्होंने बहुत टैक्स लगा रखा था। ठीक है, तो उनको घर के लिए भी प्रयोग में उनको नमक लाने में समस्या हो रही थी। अब आगे चलते हैं हम लोग। भला बताओ, नमक जैसी चीज के लिए बिना गुजारा कैसे होगा? क्योंकि बिना नमक के तो कोई स्वाद नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ रहा था, क्योंकि वो खुद बना नहीं सकते थे, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो रोक लगाए बैठे थे। और जो उनके पास था भी उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगाया था, तो महंगा मिल रहा था, लेकिन मजबूरी में लोग खरीद रहे थे उसको। तो इससे लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी? क्योंकि जो कुदरत ने हमें चीज दी है उसको बनाने में बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर के अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। ठीक है, जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? मतलब नमक एक ऐसे क्यारियां बना दी जाती हैं इस प्रकार से, और जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है या फिर कोई लहरें उठती हैं तो वो पानी इनमें आ जाता है, जो ये क्यारियां बनाई जाती हैं। फिर धूप की वजह से जब धूप निकलती है तो ये पानी सब सूख जाता है, भाप बन के उड़ जाता है और उन क्यारियों में नमक रह जाता है। इसी प्रकार ये नमक बनाया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं पे रह जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला पॉइंट, जो है कांच की स्लाइड पर खून की बूंद मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। जो जो मलेरिया आपकी बीमारी है वो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। आगे चलते हैं। डॉक्टर मारियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए एक माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है। अगर माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो, सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हो, तो एक बहुत छोटी सी चीज भी है वो भी 1000 गुना बड़ी आपको दिखाई पड़ती है। इसीलिए खून के अंदर की जो बारीकी सफाई है, मतलब बारीकियां हैं वो साफ दिखाई देती हैं। जो अगर सूक्ष्मदर्शी से आप देख रहे हो अपने खून को, तो उसमें जो बारीकी चीज है वो भी साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है।
कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप हैं जो इनसे भी बड़ा उनको उसमें दिखाई पड़ता है। अब हम लोग चलते हैं जो आपका मलेरिया है, मलेरिया की दवाइयाँ कैसे बनती हैं। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में सिनकोना नाम का एक पेड़ आता है, मतलब पेड़ है, उसकी छाल से बनाई जाती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मलेरिया की दवाई है वो सिनकोना नाम का एक पेड़ है, उसकी छाल से बनाया जाता है। पहले तो लोग छाल को उबाल करके और छान कर ही इस्तेमाल कर लेते थे, मतलब पुराने समय में लोग जो सिनकोना पेड़ था उसकी छाल को ले आते थे और उसको उबाल के छान के अपना प्रयोग कर लेते थे। लेकिन अब छाल से दवाइयाँ भी बनती हैं, मतलब अब छाल से दवाइयाँ बनने लगी हैं। तो मलेरिया की जो दवाई है किससे बनती है, सिनकोना नाम का एक पेड़ है उसकी छाल से बनाई जाती है। आगे चलते हैं हम लोग। जो आपका आयरन है किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो गुड़ हुआ, आंवला है और हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, उसमें लौह तत्व तो अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। मलेरिया पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती है। जो आपका वो मक्खी है, जो मक्खी है, मक्खी पेट की समस्या जैसे रोग फैलाती है। आगे चलते हैं। शैवाल एक प्रकार का पौधा होता है जो बरसात के मौसम में ज्यादातर फैलता है, मतलब शैवाल नाम का एक जो पौधा होता है वो ज्यादातर मौसम कौन सा होता है, बरसात के टाइम ही फैलता है। वैज्ञानिक जिनसे मच्छर के पेट में झांका था वो थे रोनाल्ड रॉस। आपके कौन से मनोवैज्ञानिक थे वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रोनाल्ड रॉस थे, जिन्होंने मच्छर के पेट में सबसे पहले इन्होंने झांका था। आगे चलते हैं। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तो उनको ये लगता था कि मलेरिया जो फैल रही है वो खराब हवा की वजह से, जो प्रदूषित हवा होती है, जो मतलब प्रदूषण है उसी के द्वारा फैलती है, लोगों को ये लगता था। उनको ये नहीं पता था कि मच्छर के काटने से भी मलेरिया नाम की बीमारी होती है। आगे चलते हैं हम लोग। जो आपका एनीमिया बीमारी है उसके बारे में देख लेते हैं। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशान। 17 नवंबर 2007 में दिल्ली की बात है। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया के शिकार थे। जो नगर निगम था दिल्ली में, वहां पे एनीमिया के कारण बहुत ज्यादा बच्चे एनीमिया से शिकार थे। इससे बच्चे की शारीरिक दिमाग मतलब तंदुरुस्त पर असर भी पड़ रहा था, क्योंकि जब उनका दिमागी तौर पे वो मतलब शारीरिक तौर पे भी अच्छे नहीं थे तो उनका दिमाग भी उससे प्रभावित हो रहा था। इस कारण बच्चे ठीक से मतलब ठीक से बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो उनका आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। इससे से उनमें फुर्ती भी कमी थी। जो कुछ पढ़ाया जाता था उसे समझने में बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी होती थी। आजकल स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। और एनीमिया नाम की जो मतलब आयरन की एक दवाइयाँ भी आती हैं, आपने देखा होगा कि स्कूलों में बढ़ती रहती हैं। तो इन्हीं के कारण बढ़ती हैं कि बच्चे में एनीमिया नाम की बीमारी ना हो, जो मतलब इसीलिए आयरन की गोली बढ़ती हैं। तो उसमें लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये जो एनीमिया नाम की बीमारी है इसको दूर भी करती हैं। तो इसीलिए ये दवाइयाँ स्कूल में बंटती हैं। आगे चलते हैं। आपका जो एनीमिया है खून की कमी से होने वाली बीमारी है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपका एनीमिया नाम का रोग आपको हो जाएगा। अगर हुआ है तो आपके खून की कमी है शरीर में आपके। आगे चलते हैं। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। अगर मच्छर जो है आपके वो कहाँ अंडे देते हैं तो पानी में देते हैं। रोनाल्ड रॉस जो थे उनको दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1902 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, जो आपके रोनाल्ड रॉस हैं। 1905 में मरते हुए 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला और 1905 में इनका देहांत भी हो गया था। जब ये मर रहे थे तो उस टाइम इन्होंने कहा कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। मतलब इनके दिमाग में चलता रहता था कि कुछ हमको नया करना है, कुछ नया करना है। तो जब इनकी डेथ हो रही थी, जब ये मतलब इनका अंतिम टाइम था, तब भी ये बोल रहे थे कि हम कुछ ढूंढ लेंगे, कुछ नया। आगे चलते हैं। जो ग्रुप लीडर की मतलब गुण है ये हम लोग देख लेते हैं। ये भी आपके चैप्टर में मतलब ईवीएस में गिवन है। पहला पॉइंट है बाकी लोगों को मतलब बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करते हैं। जो ग्रुप लीडर के व्यक्ति होते हैं, जो अगर मतलब साथ में व्यक्ति गए हुए हैं तो उनका सामान उठाने में भी ये मदद करते हैं। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ने पर ही वो आगे बढ़ते हैं। जैसे जो भी जितने व्यक्ति हैं अगर वो आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद ही ये आगे बढ़ेंगे। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चलाना होता है इनको।
रुकने के लिए अच्छी जगह भी ढूंढनी होती है, मतलब अगर इनको कहाँ पे रात बितानी है तो उसके लिए इनको मतलब अच्छी जगह भी उपलब्ध करानी पड़ती है। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान भी रखना होता है। सबके खाने पीने का इंतजाम भी करना होता है कि हर व्यक्ति को क्या खाना है, तो उसका इनको इंतजाम भी करना पड़ता है जो ग्रुप लीडर में व्यक्ति होते हैं। आगे चलते हैं। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हंसते मतलब सजा भुगतने के लिए तैयार भी रहना पड़ता है। अगर ग्रुप लीडर में किसी ने कुछ गलती कर दी है तो उसके लिए उनको सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। आप चलते हैं मिजोरम की तरफ। जो आपका मिजोरम है, मिजोरम में मीजो नाम की एक भाषा है, वो बोली जाती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मिजोरम में मीजो नाम की एक भाषा है, वो बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ गर्म चॉकलेट वाला दूध जो होता है ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए भी होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जो पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो कौन कौन सी? आपका स्लिगर हो गया, पिट आन हो गया, हंटर शूज हो गए, स्लीपिंग हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, आपका पानी की बोतल हो गई, रस्सी हुआ, हुक हुआ, प्लास्टिक सीट हुई, डायरी हुआ, टॉर्च हुआ, तौलिया हुआ, साबुन हुआ, विंडर सीट हुआ, सीटी हुआ, ग्लूकोज हुआ, गुड़, चना और कुछ खाने पीने की सामान है। तो इतनी सब ये चीजें होती हैं जो आपका पर्वतारोहण में व्यक्ति अपना यूज करने के लिए जो सामान ले जाता है। आगे चलते हैं। ढेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो आपका ढेकला गांव है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर है? तो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। आगे चलते हैं। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का जो कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर हम पर्वत पे चढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे शरीर का जो कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। पीठ सीधी होनी चाहिए, ठीक है, और 90 अंश का कोण बन रहा हो। और चलते हैं आगे। आपके में एक बिछेंद्री पाल का चैप्टर गिवन है, ठीक, अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो बिछेंद्री पाल है 23 मई 1984 को 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 89 मीटर ऊंचाई चौड़ी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कितने पे चढ़ी थी? 23 मई 1984 को दिन के 1 बजे 89 मीटर की ऊंचाई पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागर माथा पर इन्होंने कदम रखा था। जो बिछेंद्री पाल थी 23 मई 1984 को दिन के 1 बजे इन्होंने उस पर पहली मतलब कदम रखा हुआ था। आगे चलते हैं। साथ ही बिछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। मतलब भारत की ये पहली महिला थी और संसार की ये 5वीं महिला बनी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नाम का पश्चिम में स्थित है। मतलब जो गोलकुंडा है आपका दक्षिण में भारत के हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। आगे चलते हैं। इस इलाके की बाहरी दीवार में मतलब 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें हैं, लंबा चौड़ा गेट है। सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम है? जो आपका गोलकुंडा है दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर के पश्चिम में स्थित है, उसमें 27 बुर्ज हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना हुआ था। जब 1200 ईस्वी में जो एक किला है आपका गोलकुंडा, तो ये मिट्टी का बना हुआ था। यहाँ दूसरे राजाओं का राज्य था, मतलब इस पे दूसरे राजा राज्य करते थे। ठीक है। सन 1518 में और सन 1687 तक यह कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक इस पे राज्य किया। सन 1518 से 1627 तक। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। जो कांसे की जो चीज है जो भी बनती थी तो आदिवासी ने बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं। मल्लापुर जिला केरल राज्य में स्थित है। जो मल्लापुर जिला है आपका वो केरल राज्य में स्थित है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। जो आसमान में तारे हैं, चांद है, सूरज है, ये सब अंतरिक्ष में स्थित है। सुनीता विलियम पृथ्वी से 360
किलोमीटर की दूरी पर स्पेसशिप में गई थी। जो आपकी ये हैं सुनीता, इन्होंने मतलब अंतरिक्ष के बारे में बताया हुआ था। ये आपके मतलब ईवीएस में गिवन है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कुछ अंतरिक्ष के बारे में अपना मतलब नॉलेज अपना अनुभव दिया हुआ था। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें, देख लेते हैं। हम एक जगह पर टिककर तो बैठ नहीं सकते थे। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे। मतलब वहां पे आप ये नहीं है कि निर्धारित एक जगह पे आप बैठ सको, क्योंकि अगर कुछ आपको चाहिए तो आप तैरते हुए जाओगे। पानी में एक जगह टिक नहीं रहा था। यह बुलबुलों की तरह इधर से उधर उड़ता फिरता था। पता है, इधर उधर मतलब हाथ मुंह धोने के लिए भी हम तैरते हुए बुलबुलों को पकड़ करके कपड़ा गीला करके अपने हाथ मुंह को साफ करते थे। मतलब अगर इनको पानी की भी आवश्यकता होती थी, इनको हाथ पैर धुलना, अपना मुंह पोंछना हुआ, तो ये तैरते हुए जाती थी। पानी के बुलबुले जो होते वो उड़ रहे होते थे, उनको पकड़ लेती थी और कपड़ा जो होता था उसको गीला करके अपना हाथ पैर मतलब पोंछ लेती थी। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए ही खाने के पैकेट को पकड़ते। ठीक, क्योंकि वहां पे आप बैठ तो सकते नहीं थे, तो जो भी करना होता था आपको उड़ते उड़ते ही करना पड़ता था। ठीक है। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो मतलब बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब अपने आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्टर के जो मतलब अगर इनको एक जगह पे काम करना होता था तो जो ये जो अपने आप को एक मतलब बेल्टर जो था उससे बांध लेती थी। जब ये बांध लेती थी तभी एक जगह पे खड़े होकर ये काम कर पाती थी। क्योंकि एक जगह पे काम करना इनको मतलब ये क्योंकि वहां पे उड़ती रहती थी। वहां पे ये नहीं कि आप एक जगह पे स्थायी रूप से रह जाओ। तो जब इनको एक जगह पे कोई काम करना होता था तो ये अपने आप को बांध लेती थी। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था, लेकिन बहुत मुश्किल, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी काम आप आराम से नहीं कर पा रहे थे। तो ये इन्होंने अपना अनुभव दिया हुआ था। आगे चलते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। जो तारे हैं आपके टिमटिमाते हैं। टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। जो उल्का पिंड होते हैं, देखा होगा, क्योंकि पृथ्वी पर आते ही ये जलने लगते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो घर्षण है उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी के कारण ये जलने लगते हैं और ये जल जाते हैं, जो आपके उल्का पिंड होते हैं। आगे चलते हैं। 1669 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने। जो आपके वो आर्मस्ट्रांग है, ये चांद पर सबसे पहले व्यक्ति थे। जो नील आर्मस्ट्रांग थे, ये चांद पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति बने। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है। जो सुनीता है, ये अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रुकी है और ये पहली महिला बनी जो अंतरिक्ष में इन्होंने ज्यादा समय अपना बिताया। आगे चलते हैं। सुनीता विलियम ने पृथ्वी को देख करके कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते। क्योंकि जब अगर आप अंतरिक्ष से देखोगे, पृथ्वी को देखकर कहा कि यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखाई पड़ते, वहां से सब देश एक में ही दिखाई पड़ रहे थे। ये लाइन तो कागज पर ही होती हैं, मतलब आपको कागज पे ही समझ आएगा कि हाँ, ये इधर पाकिस्तान है, इधर इंग्लैंड है, यहाँ पे हरियाणा है। वहां से इनको सब एक जैसा ही दिखाई पड़ रहा था। आगे चलते हैं। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। जो आपका मुंबई है वो काफी भीड़ भाड़ वाला देश है, मतलब वो है, शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। अगर आप मुंबई जा रहे हो तो उसके लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये सब आपका एनसीईआरटी में गिवन है और ऐसी ही लाइनें आपके एग्जाम में पूछ भी लेती हैं। तो आप लोग बेझिझक होकर कि सारी लाइनें ऐसी आप लोग देख लीजिएगा, आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगी। एक बार देखने के बाद आप लोग अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग दोबारा इसको देखिएगा, आपको दोबारा 100% समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। मुंबई से दिल्ली की जो दूरी है 1400 किलोमीटर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें जो हैं वो कठिन है। जो जम्मू कश्मीर है
वहां पे पहाड़ है, पहाड़ों के कारण ही वहां की जो सड़कें हैं वो कठिन है। अगर समतल हो तो सड़कें आराम से आप जा सकते हो, लेकिन वहां पे पहाड़ थे, उसी के कारण वहां की जो सड़कें हैं थोड़ा सा कठिन होती। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। जो अगर आपको लेह लद्दाख जाना है तो उसके लिए आपको जम्मू कश्मीर होके जाना पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलान के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं वो नायलान के जो टेंट होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं, तो आपके लद्दाख को कहते हैं। ठीक है। लद्दाख को अपनी लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। जो लद्दाख है वहां पे इस प्रकार के घर दिखाई देते हैं, जैसे ढलान वाली छतें हुई, बर्फ से ढके हुए घर हुए, क्योंकि लद्दाख में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। जो आपका मनाली है वो आपका कहाँ है, वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर बर्फबारी ही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी स्पाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं, क्योंकि वहां पे बारिश होती नहीं है लद्दाख में। तो वहां पे क्योंकि बर्फ से ढके हुए पहाड़ पाए जाते हैं, ठंडी है ज्यादा वहां पे, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो वहां पे ठंडी अधिक होगी, सपाट जमीन होती है। सूखेपन की वजह से वहां पे पेड़ नहीं उगते, क्योंकि वहां पे बारिश नहीं होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि लद्दाख में मतलब लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लद्दाख में जूलो जूलो को क्या कहते हैं, वेलकम, मतलब आपका स्वागत कहते हैं। जैसे हम लोग के वहां वेलकम हुआ, स्वागत हुआ, तो लद्दाख में उसको जूले जूले कहते हैं। जूले जूले का मतलब ही होता है आपका स्वागत है। आगे चलते हैं हम लोग। लद्दाख में बने घरों की खासियत, यह 2 मंजिलों वाली इमारत होती है। ठीक है, जो लद्दाख में बने घर होते हैं उनकी क्या खासियत होती है कि ये 2 मंजिल की बनी इमारतें होती हैं। पहला है, घर पत्थरों से बने होते हैं जो लद्दाख के होते हैं, जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। यहाँ पे क्योंकि लद्दाख में 2 मंजिल का घर पाया जाता है, जैसे कि 1 मंजिल ये हुआ और 2 मंजिल ये हुआ, तो इस प्रकार के वहां पे घर पाए जाते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परतें चढ़ाई गई होती हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, ठंडी होती है, तो उसमें मिट्टी की और चूने की जो मोटी परत होती है वो चढ़ाई जाती हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। घर के अंदर से एक सोट की तरह मतलब लग रहा था, जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। घर के अंदर एक सेट की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। अगला पॉइंट है, हमने लकड़ी की सीढ़ियां उठाई और अब पहली मंजिल पर पहुंच गए। मतलब उसमें 2 मंजिल का घर होता है। ठीक है, भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजें जो थी वो भंडार के लिए, क्योंकि नीचे जो 2 मंजिल का घर होता है लद्दाख में, तो नीचे जो होते हैं उसमें जानवर रहते हैं उनके, और ऊपर जो होता है उसमें वो खुद रहते हैं, अपना खाने पीने का सामान हुआ, तो वो 2 मंजिल का घर इसीलिए बनवाते हैं। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे भूतल पर भी चले आते हैं। अगर बहुत ज्यादा वहां पे ठंडी होने लगती है तो वो लोग नीचे उतर के अपना जो 2 मंजिल का घर होता है, तो फर्स्ट मतलब सेकंड फ्लोर से आकर के वो नीचे फ्लोर पे आ जाते हैं। यह भूतल पर खिड़कियां नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पर नीचे जो मतलब ग्राउंड फ्लोर पे घर होता है नीचे, तो उसमें खिड़कियां नहीं पाई जाती हैं, बिल्कुल बंद रहता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है, जो कि मतलब जिससे कि घर मजबूत बन सके। लद्दाख में लाल मिर्ची, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताजे फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उन्हें सर्दी के लिए स्टोर कर लेते हैं। जैसे वहां पे लद्दाख में जो सब्जियां होती हैं उनको सुखा लेते हैं वहां पे, और कुछ ऐसा मतलब कभी ऐसा भी होता है जो फल ताजे नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हें उनको सर्दी में मतलब सर्दी के लिए उनको स्टोर कर लेते हैं, उनको सुखा के वो रख लेते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट ये रहा, मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श है और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती हैं। जो वहाँ की मोटी दीवारें होती हैं, तो वहाँ की जो है लकड़ी के फर्श होता है, वहाँ के मतलब ये सब लोगों को
वहां से ठंडी ठंडी की मतलब ठंडी से उनको बचाती हैं। जो कि मोटी दीवारें हुए, लकड़ी का फर्श हुआ और लकड़ी की जो छतें होती हैं, लद्दाख के लोगों को ठंडी से बचाती हैं। आगे चलते हैं। लद्दाख में सकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं। कई जगहों पर सड़कें जो होती हैं सड़कें नहीं हैं, क्योंकि लद्दाख है वहां पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे पथरीली पहाड़ियां हैं, सड़कें हैं, तो कई जगह पर सड़कें भी नहीं होती हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। चंगथांग जो है आपका, चंगथांग लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, मतलब ऊंचाई पर ये लोग रहते हैं, ऊंचाई पर है। वह चट्टानी मैदान है। जो चंगथांग है आपके, ये 500 मीटर की ऊंचाई पर है और वह चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है, सिर दर्द होता है आपका, कमजोरी महसूस होती है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा आप ऊंचाई पे जा रहे हो तो आपको सिर दर्द की भी प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको थकावट भी महसूस होगी। तो क्यों, इसका रीजन ये होता है कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कोई मैकेनिक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। चंगपा जो है पहाड़ों पर रहने वाली जनजात है। चंगपा जनजात में केवल लगभग 500 लोग हैं। जो चंगपा जनजात है आपकी, ये पहाड़ों पे रहती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। चंगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। उनके पास भेड़ और बकरियां होती हैं, उन्हीं के साथ वो घूमते रहते हैं। आगे चलते हैं। उन्हें भेड़ों से वह सब मिल जाता है जिससे उनकी आवश्यकता होती है, जिसकी उनको आवश्यकता होती है। दूध हुआ आपका, मांस है, टेंट के लिए खाल है और कोट और स्वेटर के लिए ऊन है, तो उनको सब भेड़ों से उपलब्ध हो जाता है, उनको उन्हीं से सब मिल जाता है। आगे चलते हैं। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर मतलब जो चंगपा जनजाति के लोग होते हैं, अगर उनके पास में एक जानवर ज्यादा है, ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा धनी परिवार माना जाएगा और बहुत ज्यादा समृद्ध परिवार माना जाता है। इन विशेष बारीकियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। चंगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थान पर चराते हैं। जो चंगपा जनजाति के लोग होते हैं अपनी बकरियों को ऊंचे स्थानों पर, ठंडे स्थानों पर वो चराते हैं, ताकि बकरियों के बाल जो हैं अधिक मुलायम हो जाएं। अगर वो ठंडी में रहेंगे तो जो उनके बाल हैं वो अधिक ज्यादा मुलायम हो जाएं, इसलिए उन्हें वो ठंडी में चराते हैं। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे ठंडी भी हो रही होती है और कोई ज्यादा सुविधाएं भी नहीं पाई जाती हैं। वहां पे ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, तो उनको वहां पे रहने में बहुत ज्यादा परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पे रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिनाइयों के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये ईवीएस 1 शॉर्ट में है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर एक बार नहीं आया तो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा इसमें वन लाइनर में आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी है और मैंने पूरी नोट्स की तरह बना ली है, यहीं से पढ़ करके मैंने सीटेट क्लियर किया था। इसमें टू द पॉइंट बात की गई, आपको कोई घुमा घुमा के, ठीक है, बात नहीं की गई। जो आपका मतलब मेन पॉइंट है आपके में, वही इसमें बात की गई है और आपको काफी समझ में आएगा, क्योंकि 1 शॉर्ट हर व्यक्ति को चाहिए, शॉर्ट में पढ़ना। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमको शॉर्ट में कुछ मिल जाए और हम पढ़ लें। तो आपका ये ईवीएस का पूरा मतलब नोट्स है ये, और ये काफी हेल्प करेगी आपको। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली शाम 4 बजे आपको यहाँ वीडियो मिलेंगी, एनसीईआरटी पे आधारित होंगी। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं, कल हम लोग फिर से ईवीएस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ईवीएस पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग सीडीपी पे चलेंगे, क्योंकि सीडीपी बहुत हद तक हम लोगों ने कवर कर लिए, टॉपिक भी किए हैं डिस्कस और साथ में